कि आपका स्टडी शेड्यूल कैसा था चाहिए, फिजिक्स के डर को कैसे बच्चों ने सॉर्ट आउट करना चाहिए, तो वो एनर्जी लेवल 3 घंटे 20 मिनट तक कैसा मेंटेन रखना चाहिए स्टडी स्टेट में। तो केमिस्ट्री का तुमने कैसा स्ट्रेटेजिकल प्लान करे, कैसा डील करे केमिस्ट्री के साथ आप? जो चैप्टर्स मुश्किल लगते थे फिर हमने उसको ज़्यादा क्वेश्चंस किए, जब भी ज़रूरत पड़ी फिर सर से डिस्कस किए, जो क्वेश्चंस रॉन्ग आए उसके लिए और प्रैक्टिस किए। तो आज के हमारे छोटे से प्रोग्राम में हमारे आज मेहमान खुसूसी है हमारे स्टूडेंट जवेरिया और उनके पेरेंट्स। सर आपका ये प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आपकी बच्ची ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए और एक अच्छा रैंक लाकर अभी उनको घाटी कॉलेज औरंगाबाद का अपना वो मिल चुका है। तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा जो है तो खुश है कि हमारे स्टूडेंट्स आज मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे जैसा अल्फिया वगैरह है वो भी बारामती में गवर्नमेंट कॉलेज में BMS कर रहे थे। अब ये जो स्टूडेंट है अब ये इंशाल्लाह MBBS करेंगे। तो इस ज़िमन में थोड़ा सा हमने सोचा कि ये प्रोग्राम छोटा सा रखे ताकि बच्चों को भी एक समझ में आ जाए कि प्रैक्टिकली हम इतने कामयाबी तक कैसे पहुंच सकते हैं। वरना ये एक चीज है जैसा हजरत अली का कौल है कि जो चीजें मिल जाती ना तो उसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता जो बहुत सारे लोगों के लिए ख्वाब रहती। जैसा अब MBBS के सीट के लिए हमारे पास 2-2 करोड़ रुपए लोग इन्वेस्ट करते तब जा करके वो उनको प्लेटफॉर्म मिलता। तो अपना घाटी का जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है और बहुत अच्छा कॉलेज है। तो ये मुकाम जब तुमको मिला तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत सारे लोगों के लिए ख्वाब है। तो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए एक आम लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करते हुए इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, हम किस तरीके से स्मार्ट तरीके से अपने ख्वाब को पूरा कर सकते, यही हमको थोड़ा सा जानना था और यही हमको थोड़ा समझना था। क्योंकि बहुत सारे लोग ताज्जुब कर रहे थे, आप बता रहे थे कि ये भीड़ में थे क्या, ये स्टूडेंट भीड़ में उनका इतना अच्छा नंबर आया क्या। तो ये अपने आप में एक हैरानकुन बात है बहुत सारे लोगों के लिए, नहीं भी हो सकती लेकिन मेरा एक अपना ऑब्जर्वेशन जी। फ्रेशर भी है और फ्रेशर भी है और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी। तो इस ज़िमन में कुछ क्वेश्चंस है। तो जवेरिया से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा बेटा कि आपका स्टडी शेड्यूल कैसा था, कैसे आप स्टडी करते थे, शेड्यूल कैसा था आपका? हाँ, मतलब टारगेट बेस्ड स्टडी करते थे, जैसा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अपने अपने हिसाब से टाइम देने का रहता जी। और अगर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया तो वो सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना फिर। मतलब जो सब्जेक्ट तुमको मुश्किल जाता उसको तुमने ज्यादा टाइम देना चाहिए। हाँ। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल जाता था? हाँ, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ज्यादा मुश्किल जाता था, तो आपने केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दिया। ठीक है। फिजिक्स बहुत सारे बच्चों को मुश्किल जाता, तो आपको फिजिक्स नहीं जाता था कि मुश्किल? नहीं, फिजिक्स आसान जाता था। और बायोलॉजी? वो मीडियम था। मीडियम था, सबसे आसान फिजिक्स लगता था आपको? हाँ। ठीक है, चलेगा। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स भी मुश्किल जाता, कुछ बच्चों को बायोलॉजी भी मुश्किल जाता, लेकिन आपको केमिस्ट्री मुश्किल जाता था। तो केमिस्ट्री का तुमने कैसा स्ट्रेटेजिकल प्लान करे, कैसा डील करे केमिस्ट्री के साथ आप? केमिस्ट्री में सब मुश्किल नहीं था, अगर जो चैप्टर्स मुश्किल लगते थे फिर हमने उसको ज़्यादा क्वेश्चंस किए और जब भी ज़रूरत पड़ी फिर सर से डिस्कस किए और जो क्वेश्चंस रॉन्ग आए उसके लिए और प्रैक्टिस किए। अच्छा, मतलब सब मुश्किल नहीं जाता था, कुछ टॉपिक मुश्किल जाते थे तो उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करे, सर के साथ अप्रोच रखे। बहुत वरना होता क्या, बहुत सारे बच्चे टीचर्स से डिस्कस ही नहीं करते, जो टॉपिक उनको मुश्किल जाता तो डिस्कस करना जरूरी है और वो उससे भागते रहते। जितना उनको समझता उसमें उनको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता ना, तो वो ज्यादा पढ़ते बच्चे, और जो चीजें उनको मुश्किल जाती उससे भागते। तो ये एक आंसर मिला मुझे कि जो चीजें मुश्किल जा रही है उसको सर से डील करना चाहिए, सर से क्वेश्चंस पूछना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा करना चाहिए, और दूसरा क्या बोले उसको ज्यादा पढ़ना चाहिए। ये है, ठीक है। तो मैं समझता कि बहुत सारे बच्चों को इसमें कुछ चीजें काम की मिल गई होंगी, इनफैक्ट सभी चीजें काम की है, ठीक है। तो आपका मैंने पेपर एनालिसिस किया था, तो बॉटनी में तुम्हारे 2 क्वेश्चन रॉन्ग आए थे और जूलॉजी में 1 क्वेश्चन, तो टोटल 3 क्वेश्चन तुम्हारे रॉन्ग है, 345 मार्क्स है। तो वो 3 रॉन्ग क्यों आए थे क्वेश्चंस?
मैंने देखा बाद में क्वेश्चंस भी देखा कौन से क्वेश्चन थे। बायो और टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन था शायद, और 2 क्वेश्चन थे ऐसी रिलेटेड टाइप के थे, मतलब इंटरडिपेंडेंट थे तीनों भी। तो क्यों आए थे वो रॉन्ग? उसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि बायो लास्ट में किया था मैंने, तो थोड़ा सा माइंड इंटरप्ट हो गया होगा, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी का शायद इसलिए रॉन्ग आया था। जी। और एक जेनेटिक्स का था, वो मतलब समझ में ही नहीं आया था वो क्वेश्चन, बाद में घर पर आकर समझ में आया था। अच्छा। और और बॉटनी का वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा उसमें आंसर हाँ। के अंदर। ठीक है, कुछ मैंने वो वो फिगर बेस्ड भी था, तो उसलिए भी कंफ्यूज हो गया था। फिगर बेस्ड होने की वजह से कंफ्यूज, अपन ने तो सब टाइप कवर करे थे। ठीक, खैर है। तो मैं ये समझा कि आपके जो 3 क्वेश्चन गलत आए थे, वो मैंने देखा ना, तो वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे। जैसा तुम्हारे हिसाब से मैंने सोचा ना, तो मुझे लगा कि यार तुमको 360 आउट ऑफ 360 भी मिल सकते थे। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 360 आउट ऑफ 360 मिल सकते थे। लेकिन उसके रॉन्ग होने का वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है, आपका बोलना है कि माइंड इंटरप्ट हो गया था, या फिर उसको लास्ट में किए थे। तो फिर अपने आप को 3 घंटे तक कांस्टेंट रखने की बात है, जो अपन पहले से डिस्कस करते थे, तो उसको कैसा डील करे आपने? जैसा क्वेश्चन रॉन्ग आ रहे, मतलब कहीं ना कहीं आपका एनर्जी लेवल, माइंड का एनर्जी लेवल डाउन होते चल रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा वैसा एनर्जी लेवल डाउन होते चल रहा, मतलब टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी लेवल ऑफ माइंड। तो वो एनर्जी लेवल 3 घंटे 20 मिनट तक कैसा मेंटेन रखना चाहिए स्टेडी स्टेट में, आपको क्या लगता है? उसके लिए जो अपना इजी है सब्जेक्ट, जो अपने को इजी लगता है वो पहले करना चाहिए। उसमें अगर अपने को ज़्यादा मार्क्स मिल सकते तो फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाता कि आगे भी मिल जाएंगे। और अगर हार्ड पहले कर लिए तो फिर उसमें अगर कुछ रॉन्ग आए तो आगे भी अपने को लगता कि शायद आगे का भी रॉन्ग आएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाता। हाँ, मतलब पॉजिटिव एनर्जी बनी रहना चाहिए। हाँ, इजी से अगर आगे की आसान तरफ। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक पॉजिटिविटी रहेगी कि यार मेरा वो सही आ गया हुआ है वो चीजें, फिर आगे मुश्किल क्वेश्चंस से डील करने की हिम्मत बढ़ेगी। अगर पहले से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करे तो वो एक निगेटिविटी रहेगी कि यार वो गलत आता आप मेरा। जैसा अपन बोलते थे ना क्लास में, ये चीजें डिस्कस होती थी बहुत सारी। खैर, लेकिन इस पे ध्यान देना चाहिए बच्चों को कि जो चीजें उनको आसानी से आ जाती वो उन्होंने पहले करना चाहिए, अटेम्प्ट लेना चाहिए उसका, और जो मुश्किल चीज है उसको थोड़ा सा बैक फुट पे रख के पहले आसान चीजें करके फिर उस पे आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है मेरा कि फिजिक्स का अगर डर है तो बच्चों ने उसको कैसे हल करना चाहिए, उससे क्या डील होना चाहिए, फिजिक्स के डर को कैसे बच्चों ने सॉर्ट आउट करना चाहिए? उसके लिए तो मैथमेटिक्स के जो इजी फार्मूलेज है वो क्लियर होने चाहिए, अपने बेसिक कंसेप्ट्स मैथ्स के। और फिर जब टीचर्स समझा रहे तो फिर अपना ज़्यादा कंसंट्रेशन रहना चाहिए फिजिक्स के पीरियड में, और क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए। सॉरी जी। क्वेश्चंस, और अगर फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस ही मतलब एक दिन में करना चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो राइट होना, और उस कैसा किए मतलब अपने को उसका पता चलना कि अपन ने कैसे सॉल्व किया उसको। मेथोडोलॉजी अगर इन केस वो नीट में या कोई भी अगर आगे आता है तो वो अपने को क्वेश्चंस आना, ऐसा नहीं कि भूल गए उसका मतलब। application का मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना। हाँ, कंसेप्ट उसका क्लियर रहना, सही है और फॉर्मूलेज भी पूरे याद रहना। अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो फिर जल्दी से आ जाना ऐसे। जी। ठीक है। तो जब आपका कोर्स बोलना ये है जवेरिया कि सबसे पहले तो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, सर जब पढ़ा रहे तो लेक्चर में पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए फिजिक्स के। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि उसको घर पे जाके पढ़ना, एमसीक्यू सॉल्व करना। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि जो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तो वो क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग के साथ करना, और पेपर जो तुम सॉल्व कर रहे फिजिक्स का, वीकली टेस्ट हो रहा है या फिर फाइनल नीट का एग्जाम है, तो उसमें ये जरूरी नहीं कि तुम 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस करें। आपको जितने एग्जैक्ट क्वेश्चंस आते आपने उतने ही करना चाहिए। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग योर अप्रोच। आप जो भी अप्रोच ले रहे हो उसके लिए आप पूरे सतर्क और आप अंडरस्टैंड होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए वो सब चीजें आपको पहले से कि ये क्वेश्चन मुझे आता ही है और तभी मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा। यही बोल रहे तो नहीं, मेरा मतलब था कि जब हम घर पे क्वेश्चंस करते सॉल्व
तो एक अपना अप्रोच रहता है कि अगर हम कोई 50 क्वेश्चन सॉल्व करते डेली तो हम भी 50 क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ऐसा नहीं रहता। अगर आप 30-20 भी क्वेश्चन सॉल्व करें लेकिन वो इंथुसियास्टिक रहना, वो राइट रहना, मतलब अगर वो क्वेश्चन दोबारा अगर आता है तो वो हमारा रॉन्ग नहीं आना। मतलब हमारा क्वालिटी टाइम जाना चाहिए हमारे सब्जेक्ट के साथ। हाँ। टारगेट है 100 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन कर लिए और उसमें से 50 क्वेश्चन तो कुछ समझे भी नहीं, बस हाँ। करना था बोल के कर ली। तो उससे तो बेहतर है कि 100 के बदले तुम 40 ही क्वेश्चन करो, लेकिन एक प्रॉपर करो। वो बाद में अगर पूछता है तो तुमको वो रिकॉल होना चाहिए, मतलब क्वालिटेटिव अप्रोच होना चाहिए हमारा इंस्टेड ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच। ठीक है, ये एक अच्छी बात लगी मेरे को। फिजिक्स के लिए क्वालिटेटिव अप्रोच होना चाहिए, मतलब 10 फॉर्मूले याद कर रहे लेकिन वो अप्लाई करते नहीं आ रहे, तो उससे बेहतर है आप 7 फॉर्मूले याद करो लेकिन वो आपको अप्लाई करते आना चाहिए। सही समझ रहा मैं? क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा फिजिक्स का थोड़ा सा 36 का आंकड़ा है, उस हिसाब से मैं कोशिश कर रहा आपकी बात को समझने की और बच्चों तक और पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाने की। ठीक है, तो मेरा 5वां क्वेश्चन ये है आपसे बेटा कि 720 मार्क के जो टेस्ट होते थे मेड एक्सीलेंस में, तो उसका फायदा होता है क्या, या फिर इंडिविजुअल टेस्ट देने में क्या नुकसान होते हैं? ऑब्वियसली 720 का ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अपने को जो देना है वो सेम टाइम में 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स देना है ना, जी। तो यहाँ पर भी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा, अगर इंडिविजुअल अगर हम पेपर देते हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? टाइम मैनेजमेंट तो नहीं होता। दूसरी बात, एफिशिएंसी उसमें ज़्यादा मिलेंगी अपने को, लेकिन अगर अपन 3 आवर्स एक साथ बैठे तो एफिशिएंसी कम मिलेंगी, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकते हैं अपन उस वजह से। बराबर। अलग-अलग दीजिए, इंडिविजुअल नहीं देना चाहिए, साथ में दो। मतलब आपके बात को अगर मैं सही से समझ पा रहा, तो आप ये बोलना चाह रहे कि मान लो आज केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो आप केमिस्ट्री पढ़ के आएंगे और उसमें अच्छे मार्क्स लेंगे। फिर अगले वीक में फिजिक्स का टेस्ट है, तो आप फिजिक्स से पढ़ के आएंगे, उसमें अच्छे मार्क्स लेंगे। फिर बायो का टेस्ट है, बायो पढ़ेंगे, उसमें अच्छे मार्क्स लेंगे। लेकिन आपको ये नहीं समझेगा कि मुझे तीनों अच्छा पढ़ना था और तीनों का टेस्ट देना था, तो उसमें कहीं ना कहीं हमसे गलती होंगी। वो गलती अगर एग्जाम से पहले मालूम होती है तो हम उसको दुरुस्त करेंगे, क्योंकि नीट का एग्जाम तीनों सब्जेक्ट पे रहने वाला है और एक ही टाइम में रहने वाला है। ऐसा नहीं कि आज फिजिक्स का पेपर है फिर अगले संडे को केमिस्ट्री का। 720 का एक पूरा शीट आता है, तो वो पूरा एक शीट पेपर का हमको 3 आवर्स और 20 मिनट्स में देना है। वो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए तीनों सब्जेक्ट का हमारा, और एक ही टाइम में तीनों सब्जेक्ट का पेपर देने की प्रैक्टिस होना चाहिए। ये है आपका मतलब, ठीक है। और ये सब सक्सेस में सबसे बड़ा योगदान जो है वो आपके पेरेंट्स का है, क्योंकि हमने आपको सिर्फ 2 साल पढ़ा है, लेकिन आपके पेरेंट्स ने आपके लाइफ के पहले दिन से लेके तो आज तक और आगे भी। अब हमारा रोल प्ले खत्म हो गया, अभी आप आए हमने बुलाए तो, लेकिन आप चले जाएंगे तब भी तुम्हारे वालिद साहब वालिदा आपके लिए कोशिश करने वाले हैं। पेरेंट्स की ड्यूटी बच्चे के एक दिन से स्टार्ट होती, तो जब तक वो जिंदा रहते तब तक रहती, जब तक वो जिंदा रहते, तो उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जावेरिया के लिए जो इतनी बड़ी उनको कामयाबी मिली, उसमें आपका पहले से क्या रोल था, स्कूलिंग से फिर उसके बाद अभी तक? पहले से जैसा पेरेंट्स की तो जिम्मेदारी ये रहती कि बच्चों को जो तो अच्छे से मतलब उनको ट्रीट करना, और एक एम के साथ ऐसा वो दे दिया उनको कि भाई आपको जो तो इन फ्यूचर ये चीज पे जो तो पहुंचना है, तो वो हिसाब से गाइडेंस करे। और गाइडेंस क्या है, अगर बच्चे में खुद से थोड़ा सा एबिलिटी रही, वो एबिलिटी को अगर वो समझ पाया, तो अपना सिर्फ एक क्या रहता है, एक गाइडेंस, रहबर जैसा जिसको बोलते हैं ना, रहबर, हाँ, अपन सब काम रास्ता बताना, और वो हिसाब से अपन करते रहे। और यहाँ आने के बाद आपका जो तो हमेशा अपन कांटेक्ट में रहते थे, तो एक ही बात होती थी कि सर आप देख रहे क्या बच्ची पढ़ रही क्या, ये कर रही क्या। हमारा घर में ये रहता था कि भाई उसको तो जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके बोलने के हिसाब से हर वक्त जो तो हमारा वॉच रहता था, वो कितने वक्त कितना जो तो वक्त दे रही है, वक्त का जो तो सही इस्तेमाल हो रहा है क्या। और फिर जो भी दुश्वारी अगर जो समझो ऐसे कोई परेशानी अगर आ रही, यहाँ पे कहीं कुछ उसको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उस वक्त में थोड़ा सा उनको सहारा दिया अपन ने कि भाई ये चीज अगर है मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है, उसको जो तो कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंसी के साथ में एक लगातार मुसलसल जो तो करते रहना, बस हमारा इसके ऊपर ये था, फोकस था। जी और अल्लाह के फजल से जो है तो बिल्कुल उसी तरह से हुआ। बच्ची ने खुद की मेहनत से, उस्तादों की जो है तो गाइडेंस में, हमारे गाइडेंस में जो तो मिशन सक्सेस कर ली। माशाल्लाह। तो पेरेंट्स का ये रोल है कि जैसा बच्चों को अपने एम के हिसाब से बिल्कुल उनको ट्रीट करते रहना। ठीक। तो मैं यही बोलूंगा सभी पेरेंट्स से कि बच्चों के अपने अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, जो भी उनके अंदर इनर पोटेंशियल क्वालिटीज है, उसको पहचाने और उस लाइन से फिर उनको रहनुमाई करते रहे, उनको गाइडेंस करते रहे। और उसी के साथ साथ उनके जो वीक एरियाज है, जहाँ पे वो बच्चे हिम्मत कम है उनकी, कुछ चीजों को मुश्किल फेस कर पा रहे, तो वहाँ पे हमारा डट कर उनको सहारा बन जाना, मॉरल सपोर्ट उनको देना चाहिए, ना कि उनको और ज्यादा डिसमोटिवेट करना चाहिए। तो ये एक पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है। तो ये आपने जैसा बोलते ना कि औलाद जो है वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और उस पे जो हुकूक है उसमें से एक हुकूक ये भी है कि उनकी अच्छी तरबियत करना, उनकी अच्छी तालीम और उनकी सेहत का ख्याल रखना। तो सभी पेरेंट्स के लिए चाहिए कि वो अपने बच्चों को सही गाइडेंस करते रहे, उनको मॉरल सपोर्ट करते रहे, और साथ ही साथ एक टीचर के लिए भी चाहिए कि वो बच्चों के लिए जो कुछ कर सकता वो करता रहे। तो हम भी ये कोशिश करते रहेंगे, और सभी टीचर्स से भी ये मेरा बोलना है कि जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने बच्चों के लिए ये सब चीजें करना चाहिए। तो एक बार फिर मुबारकबाद के साथ एक छोटा सा हमारा तोहफा है, ये आपको काम आएगा। ये किताब है सीरत की, लाइफ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। तो ये मेरे तरफ से है, ये किताब आपको बहुत काम आएंगी, और हमको हमेशा दुआओं में याद रखिए। आपसे ठीक है, ओके।